कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ वो प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। आज मुद्दा बाद में, मेहमान पहले। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री जी प्रोग्राम में आए हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत। मतलब आज है सर हाउसफुल, पूरा कोरम पूरा है सर। आज कोई बात छूट नहीं सकती है। आज विनोद जी आए तो आजकल हमारा हो गया, हम दोनों जब होते हैं तभी शेर आता है सर। तो मुझसे किसी ने कहा विनोद जी आ रहे हैं, आज तुम शेर निकाल लेना। तो कौन सा शेर पढ़ा जाए, तो मैंने ये बताया ये पढ़ दें। यार ये तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है। मैंने कहा चाहे ट्रकों के पीछे लिखा होता हो चाहे टेम्पो के, शेर तो आज के लिए यही है सर। है पुराना लेकिन फिट है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आप समझ गए होंगे आज का मुद्दा है सर राहुल गांधी। और राहुल गांधी के बहाने जो इंडिया गठबंधन में चल रहा है कि कौन बनेगा इसका लीडर। अब ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम बनने के लिए तैयार हैं, हम दोनों काम कर लेंगे, बंगाल की सरकार भी चला लेंगे और इंडिया गठबंधन भी चला लेंगे, हमको अगर मौका दिया जाए तो। और सब एक जैसे सब लोग वेट ही कर रहे थे कि ये बोलें तो हम पीछे पीछे हाँ 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 ये ठीक है, ये बढ़िया है, कर दें। तो शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अखिलेश यादव की पार्टी के सब नेता बोलने लगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राम गोपाल यादव जी ने तो, सपा वालों ने पूरी लिस्ट गिना दी। देखो ये कांग्रेस यहाँ हारी, यहाँ हारी, यहाँ हारी, यहाँ हारी, ये थोड़ा जोर लगा लेती तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। समझ में यह नहीं आ रहा है भाई कांग्रेस ने ऐसा क्या पाप कर दिया, या वो ऐसा कौन सा तीर चला लेंगी, ममता जी भी आ जाएंगी तो इंडिया गठबंधन का क्या बना देंगी, और जाने वो मतलब वही फिर सब कुछ तय करने लगेगा। अचानक से ये हुआ कैसे? तो बात शुरू करें, मुझे लग रहा है शेर आ रहा है सर। हाँ शेर तो आएगा ही, शेर तो आना चाहिए प्रदीप जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम बेवफाई के उसूलों से वाकिफ नहीं हो। कौन कह रहा है? तुम बेवफाई के उसूलों से वाकिफ नहीं हो, बिछड़ने के बाद भी खैरियत पूछी जाती है। क्या बात है। तो ये ममता बनर्जी राहुल गांधी से कह रही है, राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं, कौन किससे कह रहा है? तो सर फिर आप ही बताइए, हुआ क्या? ये अचानक से ममता जी को कहां से ये बात सूझी कि भाई हम अब चलो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें? देखिए दो चीजें हैं इसमें। कोई भी राजनीति में गठबंधन जो बनता है वो कोई धर्म खाते के लिए नहीं बनता है। उस राजनीति में गठबंधनों का उद्देश्य सत्ता पाना होता है, सत्ता पाने की राजनीति होती है। और जो पार्टी चुंबक बनती है सत्ता का, गठबंधन उसके इर्द गिर्द बनता है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता का चुंबक बनी हुई है। तो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, जो भी एनडीए घटक दल है, या चिराग पासवान हो, वो सब उसके साथ एकजुट हैं। ठीक है। कांग्रेस पार्टी वो चुंबक बन रही थी लोकसभा चुनाव तक, और जब 99 सीटें आ गई, 240 पे बीजेपी आके रुक गई, 238 सीटें इंडिया गठबंधन की आ गई, तो लगा कि हाँ वो चुंबकत्व तो कांग्रेस के अंदर है, इसलिए सब उसके। अब फिर हरियाणा हार गए, जम्मू कश्मीर में परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा, मतलब जो भी जीता नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, महाराष्ट्र का आपने देख ही लिया। तो वो चुंबकत्व तो कांग्रेस का जो है, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहले ही हो चुका है था, वहाँ राजस्थान का। तो जो दूसरी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उनको लगता है भाई अब हमारा मौका है ना, हमको दीजिए मौका। और सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस ने सबसे बड़ी जो गलती की है, इंडिया गठबंधन को एक गठबंधन की तरह चलाने की जिम्मेदारी हमेशा बड़ी पार्टी की होती है। और वो भूमिका भाई, मुंबई की बैठक में हम सबको याद है कितनी कमेटियां बनी थी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, प्रचार कमेटी, कमेटी, दुनिया भर की कमेटियां बन गई थी। उन कमेटियों की एक बैठक हुई क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बना दिए गए थे गठबंधन के, संयोजक नीतीश कुमार बनते बनते फिर वो नहीं बन पाए, लेकिन अध्यक्ष का तो हो गया था अनाउंसमेंट। लोकसभा चुनाव के बाद एक भी बैठक हुई क्या इंडिया गठबंधन की? क्या इंडिया गठबंधन हरियाणा में इंडिया गठबंधन की तरह चुनाव लड़ा? क्या झारखंड में इंडिया गठबंधन जीएमएम और वो थे साथ में, और या जम्मू कश्मीर में? इंडिया गठबंधन का मतलब होता है कि झारखंड में पता लगा अखिलेश यादव जा रहे हैं प्रचार के लिए, ममता बनर्जी जा रही हैं, उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं, हरियाणा में सब जा रहे हैं, तब लगता है कि गठबंधन जैसे एनडीए में होता है। बावजूद इससे कि एनडीए में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन कम से कम वो जिताऊ पार्टी आज की तारीख में है, तो उसके साथ सब है।
ऐसे में कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप विपक्षी गठबंधन के जब नेता है तो आपको ज्यादा समेट के सहेज के अपने साथी दलों को रखना है। ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन में सीटें छोड़ दी, मौका दे दिया समाजवादी पार्टी को, ठीक है। छोड़ क्या दी सर, वो दे नहीं रहा था अगला, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दो तो दे ही रहे थे, दो की तो बात थी, खैर और गाजियाबाद की, उन्होंने आपने वो भी छोड़ दी, ठीक है। लेकिन गठबंधन को, गठबंधन का संयोजक, गठबंधन का सेक्रेटरीट, गठबंधन का जो है कॉमन प्रोग्राम, ये सारी चीजें एक ये मैकेनिज्म नहीं हुआ, होता है। इसका दोष क्या कांग्रेस के ऊपर है केवल? ज्यादा दोष तो इंजन पे ही जाता है गाड़ी चलाने का। डब्बों, भाई बड़ी पार्टी इंजन होती है ना। या तो आपकी स्थिति हो जैसे बीजेपी की है कि उसने 10 साल एनडीए को नहीं पूछा, 10 साल तक एनडीए कोई बैठक नहीं, कोई संयोजक नहीं, कोई अभी भी कोई संयोजक नहीं है एनडीए का, कोई वो नहीं है। लेकिन चूंकि बीजेपी जीत रही है तो सब साथ में। जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था तो ये बात सब होती थी ना कि भाई आप सपा को या आम आदमी पार्टी के लिए कुछ सीट नहीं छोड़ रही कांग्रेस, तो उस वक्त खुल के कहते थे उनके नेता कि इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव में तो ऐसे गठबंधन की कोई बात नहीं हुई थी, लोकसभा में उसने अपना काम किया। नहीं, ये बात ठीक है, लोकसभा के लिए बना था, लेकिन चलिए लोकसभा के लिए बना था, लेकिन उसकी बैठकें, उसका कानून प्रोग्राम, चलिए पार्लियामेंट से पहले बैठक हो जाती है। गठबंधन की बैठक जो होनी चाहिए जिसमें सारे नेता हो, मतलब वो दिखाई पड़े ना। तो आज जो गठबंधन में दरारें दिख रही हैं, ये इसीलिए तो दिख रही है ना कि सारा दोष वैसे तो सबका मिलीजुली जिम्मेदारी है, किसी क्यों कांग्रेस, क्योंकि इंडिया गठबंधन नेता आधारित गठबंधन नहीं है। जैसे एनडीए में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके पीछे सब एकजुट हैं। इंडिया गठबंधन नेताओं का गठबंधन है, मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव बिहार में है, अखिलेश यादव यूपी में, ममता बनर्जी बंगाल में है, सबकी अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी ताकत अपने अपने क्षेत्रों में, झारखंड में वो हेमंत सोरेन है। तो जब नेताओं का गठबंधन है तो नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी भी है और बड़े दल की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी ने तो ये कहा कि हमने बनाया था इंडिया गठबंधन, अब जो लोग अभी तक चला रहे हैं इनसे अगर नहीं चल रहा, नहीं संभल रहा तो बता दें हमको, हम तैयार हैं उसके लिए। अचानक उनको इतना इंटरेस्ट क्यों इंडिया गठबंधन में? नहीं, वैसे तो और लोकसभा चुनाव में तो वो खुद ही नहीं रही गठबंधन में, बस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कुछ नहीं समझा, लेफ्ट को कुछ नहीं समझा, उपचुनाव में नहीं दिया, उपचुनाव में नहीं दिया। आपको इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। ममता बनर्जी की जहां तक बात है, ममता बनर्जी को राहुल गांधी की लीडरशिप कभी मंजूर नहीं थी। वो कांग्रेस में अगर किसी की लीडरशिप मानने को तैयार थी तो सोनिया गांधी। आप उनके बयान सुनिए, हमेशा कहती हैं सोनिया जी को लीडर मानने को तैयार है। बात करने आएंगी दिल्ली तो सोनिया जी से बात करने जाएंगी, वहाँ राहुल गांधी भी आ जाए वो अलग बात है। दूसरी बात, पहला जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें एक सीनियर मिनिस्टर से उन्होंने कहा कि तुम लोग हमको इतना परेशान क्यों करता है, तुमको लगता है हम कभी राहुल गांधी को नेता मानेगा? बीजेपी के नेता से कहा? हाँ, अच्छा, मंत्री से कहा, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर से कहा। तो वो राहुल, और उसके बाद त्रिपुरा का पहला चुनाव याद कीजिए, मतलब मोदी के आने के बाद का, उसमें ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को फोन किया कि अलायंस होना चाहिए, कांग्रेस और तृणमूल को मिलकर लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। ये बात ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के बाद कहा, मतलब कोई सीक्रेट बात नहीं है कि बंद कमरे में हो गई और किसी को मालूम नहीं और अंदाजा लगा रहे हैं सब लोग इसका। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। तो राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर विश्वास गठबंधन के किसी साथी दल में नहीं। राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ा मौका था जब ये गठबंधन बना कि अपनी नेतृत्व क्षमता को वो दिखाएं और लोगों को मजबूर कर दे कि देखिए अगर आगे बढ़ना है, मोदी से मुकाबला करना है, बीजेपी से लड़ना है, तो मैं ही उसका नेतृत्व कर सकता हूं। अब उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ी हो गई 2024 के बाद, तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। जो भी देखिए, कोई जितने गठबंधन हुए हैं आप देख लीजिए, उनकी धुरी कोई मल्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनती है। अगर मल्टी स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी नहीं बनेगी तो गठबंधन नहीं चलेगा। ममता बनर्जी नहीं बनेंगी, अरे बन जाएंगी तो ये गठबंधन नहीं चलेगा। लेकिन आप देखिए कि सहमति कितनी ज्यादा हो रही है। अभी आप ही ने कहा कि जैसे लोग इंतजार में बैठे, हाँ बिल्कुल तैयारी बैठे थे। बस बोला, कीर्ति आजाद ने बोला, ममता बनर्जी तो बाद में बोली है, पहले कीर्ति आजाद ने बोला और हाँ 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 होने लगा। तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कौन पहल करे। जैसे ही कहा गया
तो ऐसा लगता है कि जैसे गठबंधन के साथी दल राहुल गांधी के नेतृत्व से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी कहाँ नेतृत्व कर रहे हैं सर इंडिया गठबंधन का? वो अपनी नहीं, पार्टी के लीडर हैं। अरे भाई, अपनी पार्टी में इन्हीं लोगों ने, ममता बनर्जी ने नाम लिया था मल्लिकार्जुन खड़गे का। अपनी पार्टी के भी वो नेता नहीं है। नेता मतलब कोई पद नहीं है उनके पास, लेकिन लीडर तो अपनी पार्टी के हैं ना, उसका नेतृत्व तो कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चुने हुए अध्यक्ष हैं, ये सही बात है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे फैसले लेते हैं या राहुल गांधी लेते हैं? ये सबको मालूम है, और होना भी चाहिए। किसी भी पार्टी में जो सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े जनाधार वाला नेता हो, उसी की लीडरशिप होनी चाहिए, तभी पार्टी चलती है या गठबंधन चलता है। तो गठबंधन तो बन गया। गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य था मोदी को सत्ता से हटाना। अगर ऐसा नहीं होता तो एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता कि अगर स्थायी रूप से आगे हमको बढ़ना है, ये लड़ाई लड़नी है, तो ये लड़ाई जो है वैचारिक आधार पर होगी, विचारधारा के आधार पर होगी। और हमारी विचारधारा बीजेपी से अलग इस तरह से है, हमारे पास विकल्प बीजेपी का ये है। तो पॉलिसी के टर्म में कोई विकल्प आता गठबंधन की ओर से, वैचारिक आधार पर कोई विकल्प आता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगा उस समय गठबंधन के साथी दलों को कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है, हम तो सरकार में आ ही रहे हैं, तो जो है सरकार में जब हम जीत जाएंगे चुनाव तो तय कर लेंगे, सिर्फ एक चीज तय करनी है, प्रधानमंत्री कौन होगा, और कुछ तय करना ही नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री तय हो गया, सरकार बन जाएगी, फिर सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी ये तय हो जाएगा, किसके कितने एमपी आए हैं। लेकिन सरकार तो बनी नहीं। तो अब सवाल यह है कि किसी के सर पर तो ठीकरा फोड़ना है। तो क्षेत्रीय दलों का यह कहना है कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि जहां उसका बीजेपी से सीधा मुकाबला है, वहां वो अपनी परफॉर्मेंस बीजेपी से बेहतर करे, या जो पिछली परफॉर्मेंस है उसकी उससे बेहतर करे, वहां इंप्रूवमेंट दिखाए। क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से तो हम ही लड़ रहे हैं, हम ही रोक रहे हैं। ममता बनर्जी जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हमने रोका बीजेपी को, और अभी उपचुनाव हुए 6 की 6 वो जीत गई सीटें, तो उससे उनका उत्साह और बढ़ा हुआ है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद उनको लगा था कि शायद उनकी लोकप्रियता कम हो गई है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि उनका प्रभाव वैसे ही बना हुआ है और बीजेपी नहीं बढ़ रही। संदेश खाली के बाद लोकसभा में ज्यादा सीटें जीती। ममता बनर्जी का ये मुद्दा उठाना लीडरशिप का इंडिया गठबंधन का, एक किस्म से राहुल गांधी में नो कॉन्फिडेंस है कि भाई ये हमको ये नहीं चलने वाला, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो भी नो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप तो दिन भर नेताओं के बीच में रहते हैं, क्या चाहते हैं, मतलब ठीक है, कौन ममता बनर्जी लीडर बन जाएंगी इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन को क्या हासिल होगा? सौरभ, पूर्वांचल में एक बड़ी कहावत है प्रचलित की, कमजोर की लुगाई पूरे गांव की भौजाई। गठबंधन की जो पॉलिटिक्स चलती है ना, वो इसी रूप में मजे लेने वाली कि जैसे जब तक आप मजबूत हैं तब तक सब कोई आपके नीचे, जैसे आप कमज़ोर हुए बाकी लोग आपसे मजे लेना शुरू करते हैं। इस केस में ममता बनर्जी के बारे में जो आज मैंने पूछा तो मुझे ज़्यादा सेंस यही मिल रहा था कि वो मज़े ले रही हैं। ऐसा कुछ होना नहीं है जो कि आपने कहा कि अभी क्या ही होना है। दूसरा, ममता बनर्जी शुरू में ज़रूर ये सपने देख रही थी कि गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक बना है इसके लीडर्स को के तौर पर उनको स्वीकार लिया जाएगा। इस लिहाज से जो क्लेम किया जाता था कि बिहार में नीतीश कुमार, तब जेडीयू इसके हिस्सेदार थे, और बीजेडी भी आ सकती है साथ में, ऐसा ममता बनर्जी का मानना था कि वुमेन फैक्टर होने के चलते वो साथ आ सकती हैं, फिर वो एक माहौल बन जाएगा। अब वो दोनों इधर, कोई मतलब नहीं है। उड़ीसा में नवीन पटनायक अप्रासंगिक अभी नजर आ रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, तो ममता बनर्जी मजे लेने वाला केस ज्यादा कर रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मजे किसके लिए? राहुल गांधी के मजे ले, राहुल गांधी के नेचुरली ऐसे हार के बाद और इस तरह की पोजिशनिंग के बाद कैसे मजे नहीं ले लेंगे। उनके बाकी नेता तो ऑफ रिकॉर्ड जैसी बातें बोलते हैं, वो तो अगर कैमरे पे आ जाए तो तूफानी मच जाए। राहुल गांधी के बारे में मच जाए, कोई दिक्कत नहीं, संभाल नहीं, मैं बाइट के तौर पर मैंने चला दिया इन्होंने। ये असल में ये नहीं कह सकते ना, वो उनके नेता ही कह सकते, उनके नेता ही बोल सकते हैं। तो उस लिहाज से कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके एलाइज भी आप पे भरोसा नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के लोग भरोसा नहीं कर रहे। और टीएमसी के संदर्भ में एक चीज़ और देखें सौरभ, कि अभी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अडानी पार्लियामेंट में, और इस सबसे बड़े आपके मुद्दे पे टीएमसी दूर दूर तक कहीं आपके साथ नहीं। टीएमसी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, और टीएमसी तो खुले तौर पर उनको तो मतलब बोलिए तो वो अडानी की तारीफ करें। वो टीएमसी तो पहले दिन से ही उसने अपने तो ये इतना बड़ा गैप अगर हो तो उससे तो सीधे समझ में आता है ना कि जो आपका सबसे बड़ा इशू है,
अगर वही इशू हमें डाइजेस्ट नहीं है तो फिर काहे का लीडरशिप, काहे का नेतृत्व, काहे का गठबंधन। आप नहीं और मानते, अब आपका देखिए, इशू अलग है, मेरा तो है, नहीं, कांग्रेस राहुल गांधी का इशू नहीं, है, एक और उस पर आज वो मुखट्टा पार्लियामेंट में मुखौटा लेके आए हुए थे ना सब। हमेशा देखी गई है, गठबंधन बना नहीं बना, बनाने की कोशिश हुई और कुछ हो पाए ना हो पाए, फ्लोर कोऑर्डिनेशन जरूर होता रहा। विपक्ष पहले भी एक रहा हो हमेशा, ऐसा तो रहा नहीं, लेकिन जब भी इस तरह के बड़े मुद्दे आए विपक्ष के बीच में फ्लोर कोऑर्डिनेशन वो भी नहीं दिख रहा। 99 सीटें आपकी आ गई, बीजेपी 240 पर रुक गई। इसके बाद भी आप आपस में बैठकर तय करते कि ये 1 2 3 प्रायोरिटी में ये मुद्दे हैं, इन पर हम सब लोग मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पार्लियामेंट में अक्सर संभल जाने पर राहुल गांधी के जिस तरह से रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी, नहीं, बैठक तो सर एक सेकंड, मल्लिकार्जुन खड़गे तो बैठक बुलाते हैं ना विपक्षी नेता, वो जाता बैठक कौन बुलाते हैं, हाँ, लेकिन उसमें जाते नहीं है लोग। टीएमसी वाले लोगों का अलग से ही रहता है। खासतौर पे पार्लियामेंट शुरू होने से पहले भी जब था तो वो जाके दूसरे इश्यूज गिना रहे थे, भाई ये इश्यूज ज़रूरी हैं, इस पे बात करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अडानी को लेके पूरा जोर दे रही थी, तो टीएमसी तो एकदम से अपना दिखाती है। संभल के मुद्दे पे एसपी ने भी लगभग खुल के कहा, और जैसे कि रामगोपाल यादव जी का बयान आपने देखा होगा कि उससे ज़्यादा क्या ही बोल सकते थे वो। देखिए, मुझे लगता है कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन लोकसभा चुनाव के बाद जो सत्र हुआ उसमें तो बेहतर था और सरकार को इन्होंने काफ़ी घेरा भी। इस सत्र में फ्लोर कोऑर्डिनेशन की कमी आई, और वो इसलिए आई खास करके अडानी के मुद्दे को लेकर के। संभल की बात ऐसी है कि संभल में दोनों के सामने क्या है, अपना जो माइनॉरिटी वोट है उसको सिक्योर करने की बात है। उसमें होड़ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं चाहे, कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में जो माहौल है कि समाजवादी पार्टी चाहती कि वो उसके साथ रहे माइनॉरिटी वोट, और कांग्रेस चाहती कि हमारे पास आए, तो इसलिए उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है एक साथ मिलकर के, जो तो ये एक तो इनकी कमी है। दूसरी बात ये है, असली बात जो मुख्य बात ये है कि ममता बनर्जी के सामने एक चीज़ और है। मजे वाली बात तो देवेंद्र ने कही, तो ठीक है क्योंकि नेताओं के साथ रहते हैं, ममता बनर्जी आगे भी देख रही हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं विधानसभा के जी, और वो अभी से अपनी पोजिशनिंग एक बड़े लीडर के रूप में फिर से कर रही हैं। और उन्होंने अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल उनके नाम पर तैयार हो जाएं और कोई तीसरे मोर्चे जैसी चीज बनने लगे, तो उससे कद तो ममता बनर्जी का ही बढ़ेगा ना, तो वो उनको बंगाल में फायदा करेगा। तीसरा मोर्चा बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है भाई। माइनस कांग्रेस, सारे रीजनल पार्टी, वो बीजेपी को भी सूट करेगा। 84-86 एमपीज का ब्लॉक है पूरा, जो ममता बनर्जी के नाम पर जो है एक तरह से सहमत है, तो उसका अलग ब्लॉक बन सकता है। भाई कांग्रेस का कब तक इंतजार डीएमके करेंगे? को छोड़ के मुझे लगता है सार किसी को भी डीएमके दिक्कत नहीं चुप उधर है। जाने में। डीएमके न तो समर्थन में बोल रही है, न विरोध में बोल रही है, क्योंकि उनको अपना 2026 का चुनाव दिख रहा है, उनके लिए प्रायोरिटी वही है। एमके स्टालिन के लिए उदयनिधि स्टालिन को अपने सक्रिय रहते हुए मुख्यमंत्री बनाना है, एकमात्र लक्ष्य उनका इस समय यह है। नेशनल पॉलिटिक्स में इस समय उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो उनका तो और वहां ममता अच्छा है, बनर्जी, कांग्रेस अच्छी एलाई है उनकी वहां पे। हाँ, ममता बनर्जी 2021 के चुनाव के बाद से ही कोशिश में है कि नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी भूमिका बढ़े। प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट ही दिया गया था ये। वो तो प्रशांत किशोर अपनी भूमिका में आ गए। नहीं, प्रशांत किशोर ने दूसरा काम शुरू कर दिया कि भतीजे को भड़काना शुरू किया कि दीदी को हटाओ, बुआ को हटाओ, तुम ही बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, पार्टी पूरी बदल दो, ये पुराने लोगों को हटा दो। तो ममता बनर्जी को लगा कि पता चला आधी चोर पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, वो हाल ना हो जाए, तो पहले अपना घर ठीक रखो। अपना घर ठीक रहेगा तो आगे और अवसर। वो आप जो वो सब मुझे लगा कह रहे हैं कि ये सब कुछ सारी कवायद ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से अपना स्टॉक ऊपर करने के लिए। नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव पहले, उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर अभी बाई इलेक्शन। इनमें से किसी चुनाव में ऐसा नहीं लगा कि ममता बनर्जी का स्टॉक जो है पश्चिम बंगाल में नीचे जा रहा है या किसी और पार्टी का बढ़ रहा है। यह भी हो सकता है कि वो एक जगह पर स्थिर हो जाए और दूसरी कोई पार्टी बढ़ रही हो। जो बढ़ रही थी बीजेपी, वो घट रही है बढ़ने की बजाय। बिल्कुल। तो उनको पश्चिम बंगाल की, जाहिर है कि एक ही स्टेट है तो चिंता तो होगी ही, लेकिन उनके सामने ऐसी चुनौती नहीं है कोई। कांग्रेस और सीपीएम वहां खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं अपने पैर पर। ठीक है। तो इसलिए उनको
ये भी डर नहीं है कि अगर ये खड़े हो गए, मजबूत हो गए, लड़ने की स्थिति में आ गए तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक वो उसमें डिवीजन का मतलब ममता बनर्जी का नेशनल पॉलिटिक्स में जेन्युइन इंटरेस्ट जागा है। जेन्युइन इंटरेस्ट है। उनको लग रहा है कि कब तक यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे। उनको अपने भतीजे के भविष्य के बारे में, राजनीतिक भविष्य के बारे में भी सोचना है। वो सौंपेंगी नहीं सौंपेंगी वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। ये थर्ड फ्रंट वाली बात कि अब कांग्रेस से भी अलग होकर कि ये सब जो है अपना एक अलग अलग हो नहीं, ये ब्लॉक असंभव बनाना नहीं चाहते है, हैं। असंभव नहीं, लेकिन हाँ। ये बहुत लंबे समय तक इसी हालत में नहीं चल सकता। ये यथास्थिति ऐसी नहीं बनी रह सकती कि गठबंधन में लीडरशिप का अभाव परसेप्शन के लेवल पे बन जाए। अभी तो ममता बनर्जी ने गेंद फेंकी, पत्थर फेंका है पानी में, वाटर टेस्टिंग जिसको बोलते हैं। अब उसमें सब बोल रहे हैं अपने तरीके से। ये बाकी लोग क्यों उनके पीछे लग गए? शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, सब लोग। सब कांग्रेस पार्टी से तो मोह भंग सबका ही हो रहा है ना। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजे अगर अलग आए होते और कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे जीत हासिल हाँ, होती तो आज तो फिर इसी- सबकी भाषा एकदम अलग होती, अलग अंदाज होता। शरद पवार तो साथ लड़े, वो जितनी कांग्रेस की हार है उतनी शरद पवार की भी हार हाँ, है। लेकिन वो कोई अपना कोई थोड़ी मानता। तो यही लगता है ना कि कांग्रेस पार्टी ने करा दिया। जैसे हेमंत सोरेन का आपने झारखंड में सुना होगा कि चुनाव के बाद जेएमएम ने नतीजों से पहले ये कहा कि कांग्रेस पार्टी 24 सीटों पे मुकाबले में है, मतलब वो भी जीत नहीं रही, मुकाबले में। अब आप सोचिए कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा था कि नतीजों आने से पहले आप अपने अलायंस दल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह से बयान दे रहे हो। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को भी प्रेशर में लेने की स्थिति थी। तो जब नतीजे खराब हुए हैं इन दोनों ही राज्यों के, तो जाहिर तौर पर सीधे सीधे सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी, उनकी नीतियाँ, और ये तो कहा ही जाता है कि राहुल गांधी मेहनत नहीं करते। अब ऐसे में एलाइज के अंदर कोई कितना फ्रस्ट्रेशन बढ़िया आता है, वीडियो बना रहे थे, देखा नहीं आपने पार्लियामेंट में वो मुखौटा वाला? एलाइज के अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन हो तो ठीकरा कहाँ फूटेगा? तो यही होगा ना कि भाई राहुल गांधी बिल्कुल बात नहीं करते ऑपोजिशन के लोगों से। नहीं, बात करते हैं लेकिन उस हिसाब से जो गंभीरता नजर आनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कंट्रास्ट में आप देखें कि बीजेपी को अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। रेगुलर वे में एनडीए के लिए अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, और सत्र से पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी मुख्यालय में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई थी। उसके बाद पार्लियामेंट सेशन के चलने के दरमियान वो सब अलग अलग, मीडिया का भी लेवल है, उनका नेताओं के लेवल है, हर लेवल पर बैठक चलते रहती है एनडीए की। एनडीए की। नहीं, एक समस्या और है कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी मान लीजिए नहीं करते या कम करते, राहुल गांधी के बाद कोई नेता ऐसा नहीं है जो सबको एक साथ गुड ह्यूमर, जो अहमद पटेल करते थे जो काम, या खड़गे साहब क्या करते हैं? नहीं, खड़गे साहब तो उनसे करते उम्मीद होंगे। करना, हाँ। देखिए ये काम सेकंड थर्ड लाइन की, जो खासकर सेकंड लाइन की जो लीडर्स होते हैं, अब कैसी वेणुगोपाल साहब हैं, जिम्मेदारी उनकी है जिस पोजीशन पर है वो, लेकिन उनको लेके तो पार्टी के अंदर ही बहुत सारे सवाल हैं। प्रणब मुखर्जी वो सवाल है, कहाँ प्रणब थी मुखर्जी सीनियर करते थे इस काम को, तो अहमद पटेल, प्रणब मुखर्जी, वो चीज जो है, अब प्रियंका गांधी आई है, या तो वो कुछ करें, वो एक window हो राहुल ही सकती क्यों है। ना करें, मैं तो ये पूछ रहा नहीं, राहुल करें, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए राहुल का स्वभाव नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो दूसरा भी तो होना चाहिए। हर एक क्या से बात है, हमें मन नहीं लगता। नहीं, हर एक से मोदी जी थोड़ी बात नहीं, करते हैं। कोई student नहीं, अगर- हर एक से मोदी जी थोड़ी बात करते हैं। मान लीजिए अमित शाह करते हैं, नड्डा जी करते हैं, बहुत सारे, हर पार्टी की तरह फंक्शन करती है ना भाई। पहले इसी पार्टी में अशोक गहलोत भी संगठन महासचिव थे, अहमद सर, पटेल थे, लीडर ऑफ जनार्दन- अपोजिशन है वो। सर, लेकिन नहीं, अगर तो राहुल कोई स्टूडेंट और अगर अपने भाषण में नहीं, वो आप खुद ही कहते हैं कि मैं केवल कांग्रेस की नहीं, पूरे विपक्ष की नहीं, आप आवाज हूं। देखिए संदेश क्या दे रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, राजस्थान गए थे, अशोक गहलोत ने माला दी, उन्होंने किसी को पकड़ाया, चले, अशोक गहलोत की तरफ देखा भी नहीं। अब आज सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसी फोटो वायरल होने में कोई समय नहीं लगता। आपका इंटेंशन नहीं रहा होगा, हो सकता है, लेकिन जो दिखा सामने, वो दिखा कि अशोक गहलोत के कैलिबर के, उस स्टेचर के नेता को आप किस तरह से मंच पर इग्नोर कर रहे हैं। यही बात अगर कांग्रेस में, बीजेपी में हो जाए तो आप देखिए कितनी बड़ी खबर हो सकता है, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे होते। नहीं, करते ही है वो भैया। उस वीडियो की थी चर्चा हुई थी जब योगी जी, वो हालांकि बाद में उसका वो निकल गया कि वो नमस्ते किया, उन्होंने नहीं किया, उनको चर्चा हुई। वो अलग बात है कि बाद में पता लगा कि नहीं वो वीडियो मॉर्फ था। तो चर्चाएं तो होती हैं बड़ी पार्टियों में, जिस तरह के जो बॉडी लैंग्वेज और ये जो जेस्चर्स होते हैं उनको बड़ा महत्व होता है सोशल मीडिया के ज़माने में। अब याद कीजिए वो एक माला वाला सीन था जिसमें वो मंच पहनाया जा रहा था, वो राजनाथ सिंह जी अंदर आने लगे तो उनको बाहर कर दिया गया, कितनी चर्चा हुई थी। तो ऐसा नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं एक शेयर कह दूँ जी सर, जो शायद माकूल बैठेगा इंडिया गठबंधन या किसी भी गठबंधन पे, वक्त यूं ही रेत की तरह फिसलता रहा, वक्त यूं ही रेत की तरह फिसलता रहा, कोई मिलता रहा तो कोई बिछड़ता रहा। आप ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मेहनत क्यों नहीं करते,
ये कुछ वैसा ही उदाहरण होता है कि क्लास 1 से 10, फिर मेट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में कोई स्टूडेंट्स अच्छा ना करे और फिर भी पीजी के क्लास में गार्जियन ये कहें कि यार 16 घंटे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, 18 घंटे क्यों नहीं पढ़, नहीं कर सकते। इतने दिनों में तो कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आनी चाहिए कि ये सब काम वो नहीं कर सकते। तो यही जो दूसरा सवाल है कि कौन कर सकता है, तो केशव वेणुगोपाल, जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो नहीं कर सकते। जैसे हम लोग वो कर अभी सके। पिछले दिन डीप ये स्टेट की काम बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कर सकती जी। है। अब अगर कोई डीप स्टेट है, जैसे अभी बहुत लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका में जो बाइडेन जो हैं वो अब फिजिकली फिट नहीं है और वो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं करते। ये बहुत लोगों ने खुलकर अमेरिका के चुनाव में कहा वो एक किस्म से डमी है, लेकिन उनको प्रॉप अप करके रखा गया है। तो मतलब ये देखने वाली कोई व्यवस्था है ना कि भाई देश भी चलना है, राष्ट्रपति भी खड़ा देखना चाहिए, और चलाते अब रहो, अमेरिकन चलाते पॉलिसी रहो, चलाते कंटिन्यूटी में चल रही है। रहो। ऐसे पार्टियों में नहीं होता क्या कि भाई होता है कि भाई अनेक चलते रहना है, भाई एक को नेता भी बना के रखना है, डोनाल्ड लेकिन ट्रंप काम को- भी होता रहे पीछे। डोनाल्ड ट्रंप को ही देखिए, 4 साल जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो लोग उनके साथ हैं उनको मालूम था कि अगर ये चुनाव ट्रंप नहीं जीते तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो सब ऐसे लोग हैं, ट्रस्टेड लोग, हारे या जीते हम अपनी ओर से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, हमारा जिसमें कन्विक्शन है हम उसके साथ रहेंगे। कांग्रेस को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नहीं है, और इसमें बड़ा योगदान जो है वो राहुल गांधी के स्वभाव का है। मैं आप ही की बात कह रहा हूं, और इनकी जहां से इन्होंने अपनी बात खत्म की, वहां से अब अगर कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपना लीडर मान लिया है, इन्हीं के पीछे चलना है, इन्हीं के उठाए मुद्दे हमें उठाने हैं, तो भाई राहुल गांधी को नेता भी बना के रखो और बाकी काम भी करते रहो, भाई, मैं गठबंधन के मैं- काम भी होते मैं रहे। एक उदाहरण तो वो देता फिर नीचे वाले लोग तय करें उस बात को। और अब इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, प्रदीप जी को तो बहुत अच्छी तरह पता होगा, अटल जी के जमाने की बात है। अटल जी सब कुछ थोड़ी करते थे, नेता थे वो। अडवाणी जी थे, प्रमोद महाजन थे, अरुण जेटली थे, ये सारे लोग पार्टी देखते थे किसको क्या करना है। अटल जी तो नेता थे, वो भाषण देते थे वो मंच पर। लेयर कांग्रेस में गायब हो गई क्या? वो लेयर गायब हो गई है। फ्लोर कोऑर्डिनेशन एक तरह से उस समय जो है राज्यसभा में अरुण जेटली वो करते थे, प्रमोद महाजन। लोकसभा में सुषमा। सुषमा जी, प्रमोद महाजन। तो उनको मालूम था कि हमारी लीडरशिप हमसे क्या अपेक्षा करती है, और लीडरशिप को मालूम था कि इनकी क्षमता क्या है। और यही ये जब दोनों चीजें मिलती हैं तब बात आगे बढ़ती है। राहुल गांधी के पास सेकंड रंग क्या है कांग्रेस पार्टी एक में? एक एक वही केशव वेणुगोपाल इफेक्टिवली पावर के हिसाब से वही हैं, फंक्शनिंग के हिसाब से पार्टी के भीतर ही बहुत सारे लोग उनसे बहुत असहज रहते हैं, तो गठबंधन के लोग क्या ही सहज होंगे। और जो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं दूसरी पार्टी में, कांग्रेस में ही देखेंगे कि सोनिया गांधी को हाँ, जिस वही प्रकार मैं से कह रहा हूं। कांग्रेस के सिस्टम ने शानदार तरीके से पेश किया। भाई ये 10 आपने साल अच्छा वर्ड दिया, सिस्टम। तो वो सिस्टम के लोग कांग्रेस का सिस्टम इस लिहाज से अच्छा, उसमें भी सिस्टम की जब मैं बात पूछता हूँ कांग्रेस पार्टी में कि भाई वो क्यों नहीं हो पा रहा है, जैसे हार के बाद कोई मंथन, कोई बैठक, कोई डिसीजन लेना, तो अल्टीमेटली जाता यही है क्या जब राहुल गांधी इस तरीके से हैं तो क्या ही होगा। भाई देखिए, सोनिया गांधी जब लीडर बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तो तमाम सारे नेता उनके साथ थे। भाई अहमद पटेल, अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, ये सारे नेता थे जो अपने अपने तरीके से भूमिकाएं निभाते थे। और सोनिया गांधी को बिल्कुल एक लीडर के रूप में बना के रखा। उनकी भारतीयता, उनका पूरा कितना प्रोजेक्शन किया। और 10 साल सरकार चली और 20 साल सोनिया गांधी अध्यक्ष रही। सर कितना बड़ा काम कर दिया, लगभग असंभव को संभव कर दिया। एक विदेशी मूल की महिला को आपने भारत की नेता के तौर पे एक्सेप्ट करा दिया। तो कितना, वो सारे लोग थे उस वक्त। और प्रणब मुखर्जी थे। सर, हमारे यहाँ कहते हैं जो तेल है उन्हीं से तेल निकालना है। हाँ। कांग्रेस में लोग तो है ना भाई। अगर केसी वेणुगोपाल साहब, मैं किसी क्रम में नहीं बोल रहा हूँ, जो दिखते हैं जयराम रमेश हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, प्रियंका गांधी आ गई हैं अब, या सुरजेवाला साहब अगर किसी भूमिका में हो तो, या उनकी जो मीडिया टीम है, ये सब क्या है? प्रियंका गांधी के आने के बाद बिना तिल वाले तिल हैं। प्रियंका गांधी के आने के बाद लेकिन कहते सर रहिए। उम्मीद कर सकते हैं, प्रियंका गांधी के आने के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की फंक्शनिंग में बहुत बदलाव आना चाहिए। नहीं, लेकिन प्रियंका जी को भी सही लोगों का चयन करना पड़ेगा। उत्तर अभी प्रदेश तक में का कांग्रेस उनका की जो जो ट्रैक रही एक रिकॉर्ड छोटे है, मामले मैंने वो तो देखा ऐसी कोई उम्मीद नहीं बना कि अभी हम पार्लियामेंट बड़ा में वो बदलाव आ जाए तो भाई, बात अलग है। उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस की स्थिति रही है उससे बहुत निराशा रही है। इसलिए प्रियंका जी को अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उनको सही लोगों का, ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा जो इन सब चीजों का अंजाम। और ऐसे लोग हैं कांग्रेस में लेकिन साइड लाइन है। मैं 4 नाम अभी गिना दूं आपको। प्लीज बताइए सर। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं सर, है लोग ऐसे कांग्रेस में? हाँ, बताता हूँ। भाई मोहन प्रकाश हैं, हरिकेश बहादुर हैं, ये सारे लोग हैं। अभी आपके जो है, अब तो चले गए बीजेपी में सुरेश पचौरी जो थे। ऐसा नहीं है, जो लोग इस तरह मैनिपुलेशंस में और लोगों को संभाल के रखने में थे उनको आपने साइड लाइन कर रखा हुआ है। और भी कई लोग हैं। नहीं लेकिन उनको साइडलाइन करने
कि जिम्मेदारी राहुल गांधी की जिसकी भी हो, मैं तो बहुत पहले से नहीं तो फिर साइड ये लोग क्या करते हैं? जनार्दन- अशोक गहलोत जी कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ वाले भाई कहाँ सचिन गए? पायलट को आप जिम्मेदारी दीजिए। सचिन पायलट हैं, हुड्डा जी कहाँ अच्छे नेता हैं? है। अब तो चुनाव भी निकल गया हुड्डा जी का। उनमें से कौन कितनी सुनता है, ये भी तो देखिए ना कि कांग्रेस के लीडरशिप की हुड्डा जी कितना सुनते हैं, सचिन पायलट कितना ही सुन लेते हैं। नहीं, एक सचिन सीमा तक पायलट ही को न भी तो करता है जिम्मेदारी लोग। दीजिए आप। दूसरा, जैसे प्रियंका गांधी के बारे में मैंने सौरभ जी ये कहा कि हाउस में आने के बाद छठे दिन ही गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलने गई थी। हाँ, उस समय जैसे सिर्फ वायनाड का मसला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के केरल से या अलाइज के जो भी सांसद थे सबको उन्होंने फ़ोन कराया, सबको बोला कि चलना है साथ में, वायनाड का मसला है। फिर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गई। ये अलग बात है कि जब मिलने गई तो वहाँ पे जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली, जो इतने सारे सांसद थे उनमें से ही एक ने बताया कि जब उन्होंने डिमांड रखा तो गृह मंत्री जी का ये कहना था कि शायद आपको, क्योंकि 6 दिन ही हुए सांसद बने हुए, तो पूरी प्रक्रिया की आपको जानकारी नहीं है। इस तरह की जो डिमांड आती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, सांसद आके नहीं करते और केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्ड करती है, जो कि ऑलरेडी कर चुकी है। सारा डिटेल में भेजूंगा, लेकिन वहाँ पे ये दिखा कि प्रियंका गांधी एक पूरे प्रॉपर initiative डेलीगेशन लिया। को लेके जा रही हैं। नहीं, ये अच्छा इनिशिएटिव था। हाँ। एक लीडर, एक एमपी चुन के आप आई हैं और आप बिल्कुल। होम मिनिस्टर के पास जा रही हैं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उनका। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी परिवार ऐसा- कोई व्यक्ति प्रक्रिया की जानकारी हो ना हो, लेकिन उन्होंने मैसेज तो दे दिया ना। वो ये देश में भी दिया और वायनाड में बाहर भी निकले ही बयान वान भी दी एकदम खुल के कि हाँ भाई हमने ये चीज़ मांगा है, ये चीज़ कहा है। वो मिसिंग है राहुल गांधी में। राहुल गांधी ने भी एक समय में इस तरह का इनिशिएटिव लिया था, जब वो किसानों के मुद्दों को लेकर प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे या मोदी जी से मिले थे जाकर के। लेकिन ये चीजें लगातार अगर आप करें और जारी रखें कंटिन्यूटी में, तब उसके असर होता है। अब एलओपी संसद सत्र के पहले दिन ही गायब हो, क्या ही एलाइज में मैसेज जाएगा, किस तरह से, कौन सी एकजुटता आप दिखा पाएंगे? फिर उस दिन चर्चा का विषय यही था कि कैसे हो रहा है ऐसा। मतलब राहुल गांधी सत्र में शुरू होने से पहले स्ट्रेटजी सेशन हमेशा जो है विपक्ष का होता है कि हम किन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, कौन मुद्दा, अगर गठबंधन है तो कौन मुद्दा कौन सी पार्टी का कौन सा नेता उठाएगा, उसको किस तरह का समर्थन देना है, उसके सपोर्ट में कौन बोलेगा, ये सब चीज़ें पहले से तय होती हैं। ऐसा नहीं होता हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हुई और कोई एक खड़ा हो गया बोलने के लिए। तो इस सब का कोऑर्डिनेशन की बात कीजिए, प्लानिंग की बात कीजिए, स्ट्रेटजी की बात कीजिए, इस सब का अभाव है, कहीं दिखाई नहीं देता है। और जिद पे मुद्दे तय मत कीजिए। ये जैसे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या यही नजर आ रही है ना कि जिद पे आप मुद्दे, आपने तय कर लिया कि अडानी, अब आपके एलाइज ही अगर सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे आपको लगता है कि हाँ इशू ऐसा होगा? देखिए, एक चीज़ और है, राहुल गांधी को लेकर तो हम लोग तमाम सारी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जो नेता उनके साथ हैं इस समय, जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स में है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नेता के साथ लगातार संवाद करें और इन सब चीज़ों पर बात करें उनसे। लेकिन समस्या क्या है कि नेता ने जो कह दिया है हमें उसी को टो करना है, हमें उसके बारे में बात ही नहीं करनी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बांग्लादेश कैसे मुद्दा है इतना बड़ा। अब बांग्लादेश का मुद्दा कायदे से कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई स्ट्रेटेजिशियन अच्छा रणनीतिकार होता तो वो भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर देता, सवालों घेरे में। भाई 2014 तक चाहे बांग्लादेश में कोई भी सरकार रही हो, एक 6 दिसंबर 1992 को छोड़ करके उसके बाद कुछ मंदिर तोड़े गए थे, हिंदुओं पे इतने हमले कभी नहीं हुए, 2014 के बाद हुए। इस सवाल पर तो कांग्रेस पार्टी को प्रस्ताव लाना चाहिए था संसद में, बिल्कुल सही। और डिमॉन्स्ट्रेशन करना तो चाहिए था। तब लाएंगे आप जब आप हिंदू मंदिरों की बात करें। हाँ, बात करते वो हैं। आपका मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मुद्दा बनाना, तो ये मैं कह रहा हूँ, ये जो जब दूरदृष्टि आप होती है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस मुद्दे पर हिंदू शब्द का नाम ही नहीं लेते हैं, तो इससे साफ नीचे वालों को क्या मैसेज जाएगा तो आप कि इस पर नहीं बोलना। आप और इजराइल फिलिस्तीन का ध्यान था। राहुल गांधी तो मेरे ख्याल से अभी फिलिस्तीन तक नहीं बोले बांग्लादेश और के। इजराइल एक फिलिस्तीन ट्वीट को आया लेके था था। एक ट्वीट आया था, लेकिन उसमें हिंदू शब्द माइनॉरिटीज था। उल्टा क्या है, उल्टा ये है कि खुद कांग्रेस सवालों घेरे में, जैसे सरकार उसकी हो। सवाल कांग्रेस, मतलब जो जिस मुद्दे पर आप सरकार को घेर सकते हो उस पर आप खुद घिरे हुए हो, तो ये रणनीति किसकी? कांग्रेस कमी के है? लोग कुछ कभी बातचीत में ऐसे कहते हैं क्या? मैं नाम लेने को नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यार राहुल जी समझ नहीं रहे, मुद्दा वही मुद्दा बार बार बहुत और ये पहला नहीं है, ये पहला केस नहीं है, अभी भी कह रहे हैं। और इसके पहले के भी जो इशूज़ थे, जैसे चौकीदार चोर है टाइप, इस तरह के इशूज़ को लेके, जिसको एकदम सेंट्रल स्टेज पे रखते हैं कि ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। और हमें ये बताया गया कि चुनाव के नतीजों के बाद भी उनको ये शिकायत थी कि इस मुद्दे में बहुत ताकत थी, हमारे नेताओं ने सपोर्ट नहीं किया। राहुल गांधी ये तो राहुल वर्किंग गांधी को कमेटी में शिकायत कहा की। गया, और अभी फिर प्रियंका से ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, अडानी को लेके दो वही है। नेता कमलनाथ और पी चिदम्बरम
कमलनाथ का किस्सा शायद मैंने बताया था इसी कार्यक्रम में कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं बोलता हूँ, नारा लगाता हूँ चौकीदार चोर है, आप लोग बोलते ही नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि अगली मीटिंग में करेंगे। अगली मीटिंग जो मध्य प्रदेश में हुई तो उसमें कमलनाथ भी थे। फिर राहुल गांधी ने नारा लगाया, हाँ, कमलनाथ चुपचाप बैठे रहे। बाद में पूछा राहुल गांधी ने अब क्या हुआ, तो बोले कि मैं देख रहा था आगे की 2 लाइन में जो हमारे कार्यकर्ता बिठाए गए थे सिर्फ वही नारा लगा रहे थे, पब्लिक से इस नारे का जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। पी चिदम्बरम से कुछ लोगों ने मिलकर कांग्रेस के कहा कि राहुल गांधी को समझाइए, ये मुद्दा नीचे नहीं चल रहा है। चिदम्बरम ने कहा कि वो बेइज्जती कर देंगे, बेइज्जती कर देंगे मेरी। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। इतना डर? ये देखिए, ये चिदम्बरम को कहना चाहिए। अगर आप पार्टी की बात करते हैं, आप इज्जत और बेइज्जती के चक्कर में आप सही बात ना बताएं, आप बता दीजिए, ज़्यादा देर तक क्या होगा आपको। आप ठीक है, आप उसकी कीमत चुकाइए पार्टी के लिए। एक जो पार्टी का हितैषी नेता होता है वो तो बोल देता है ना कड़वी बात। प्रॉब्लम यही, कांग्रेस में कड़वी बात बोलने वाले नेता अब नहीं बचे हैं। ओके। जो आप देखिए, इंदिरा गांधी के जमाने में भी बहुत सारे नेता कह देते थे उनसे कि इंदिरा जी ये बात ठीक नहीं है, ठीक है सर, और तभी वो सुनती थी, कभी नहीं सुनती। सर जल्दी जल्दी 2-3 सवाल हमने आज, चूंकि इंडिया गठबंधन की चर्चा की थी ओवरऑल, कांग्रेस की सिर्फ नहीं, इंडिया गठबंधन जैसा कुछ बचा है क्या अस्तित्व में, है क्या? नहीं, देखिए फंक्शनिंग लेवल पे तो नहीं बचा है, लेकिन स्ट्रक्चर के लेवल पर और एक परसेप्शन के लेवल पर तो बचा ही हुआ है। ये रिवाइव किया जा सकता है अगर ममता बनर्जी जैसी कोई लीडर वाकई इसका नेतृत्व करे? नहीं, रिवाइव तो हो सकता है, लेकिन फिर उसमें पूरी ईमानदारी की जरूरत है सारे घटक दलों को, कि चाहे ममता जी की लीडर बने, चाहे कांग्रेस पार्टी का ही कोई नेता बने, या चाहे राहुल गांधी बने रहे, वही सवाल, लेकिन रिवाइव करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ममता बनर्जी वो उस इच्छा से ये बात कह रही है या बस केवल कांग्रेस के मजे लेने के लिए? ममता बनर्जी की समस्या दूसरी है ना, कि पश्चिम बंगाल के बाहर उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। वो कह रही हम चला लेंगे, हम सरकार भी चला लेंगे। कहना आसान है ना, अब सवाल ये है कि अब पश्चिम बंगाल के बाहर एक सीट जिताने की स्थिति में है क्या? ये पहले भी सौरभ अगर देखें तो इंडिया ब्लॉक मीडिया की ही उपज है प्रभाव के हिसाब से। मैं जानना चाह रहा हूँ ग्राउंड पर ऐसा कुछ बचा है? कहाँ रहा? जैसे पंजाब में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी साथ आती तो कोई फर्क पड़ता, वहाँ पे विरोधी हैं। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस साथ आती तो कोई फर्क पड़ता, वहाँ पे आप विरोधी हैं। अब एनसीपी बिहार में जाके क्या ही कर लेगी, या आरजेडी महाराष्ट्र में जाके क्या कर लेगी? तो इस तरह के गठबंधन, जब तक गठबंधन साथ आने से कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो, फिर क्या मतलब है उसका, उस गठबंधन का? फिर कहाँ कौन सी ताकत है? नाम के लिए आपने हेडलाइंस मेंटेन करने के लिए जो भी गठबंधन चले हैं वो जब उसमें कई मल्टी स्टेट पार्टी ही लीड करती है उसको, तभी जो है वो गठबंधन चल पाते हैं, वही लीड करती है। ये तो सर वही बात हो गई, मतलब कि चला कांग्रेस ही सकती है लेकिन राहुल गांधी नहीं चला पाएंगे। स्थिति तो यही है, वास्तविकता यही है। नहीं, राहुल गांधी ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जो अभी तक का अनुभव है वो तो यही कह रहा है। नहीं, राहुल गांधी अपने साथ एक अच्छी टीम लेके तो चला सकते हैं, वही चला सकते हैं। टीम चलाती है ना हर चीज। मैंने क्या लेकिन टीम बनाने की भी जिम्मेदारी राहुल गांधी की, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसमें एक चीज दिलचस्प आपको बता दूं बहुत शॉर्ट में, कि उनसे ये बोला गया था, केशव वेणुगोपाल को लेकर किसी नेता ने कहा कि बहुत टैलेंटेड नहीं है, तो उनका ये कहना था कि जो टैलेंटेड थे वो कहाँ हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, इनके बारे में इशारा था कि छोड़ के भाग चले गए। ये भी सवाल राहुल गांधी पर ही है। उनकी भी तो समस्या देखी। सर एक फिल्म में, एक पिक्चर में एक बड़ा डायलॉग वायरल हुआ था, उसमें वो कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन सवाल खड़ा हुआ है लगातार कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए लोकसभा चुनाव में तो हो गया था, जिस तरह नतीजे आए थे, उसके बाद वही राहुल गांधी थे, वही सब कुछ था, वही नेता थे। ये चुनाव के नतीजे तय करते हैं। अभी हरियाणा महाराष्ट्र जीत जाते तो हो जाता सब कुछ। चलेगा, चुनाव तो हमारे देश में थोड़ी कभी खत्म होने, फिर आगे अगले वाला। अभी दिल्ली आ रहा है, बिहार आ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी। आप कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे, आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी।